नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो सेकंड पेपर लगा है दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उसमें आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यान देके पढ़ें। पहला क्वेश्चन देखें। डूरंड रेखा भारत को जोड़ती है, यानी डूरंड रेखा भारत को किससे जोड़ती है, कौन से देश से जोड़ती है? देखिए दोस्तों, क्या भूटान देश से जोड़ती है, म्यांमार देश से जोड़ती है, चीन देश से जोड़ती है, या अफगानिस्तान देश से जोड़ती है? तो दोस्तों, डूरंड रेखा भारत को अफगानिस्तान देश से जोड़ती है, ये अपना सही आंसर है। ये दोस्तों जो ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट का पेपर लगा है दोस्तों, वो आज ही के दिन लगा है 16 अक्टूबर 2022 को। और दोस्तों, ये आज के बिल्कुल ताजा क्वेश्चन है, आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पेपर में रखे हुए। तो आप इनको दोस्तों ध्यान देकर पढ़ें। आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में दोस्तों ये निर्णायक साबित हो सकते हैं, या आपको दोस्तों इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। आप यहां दोस्तों यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि यदि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में सब्जेक्ट के पेपर में यदि इस प्रकार के आसान क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो दोस्तों आपके पेपर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो बच्चे घबराते हैं तैयारी करने से या डरते हैं तैयारी करने से, वो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल निडर रहकर दोस्तों वो तैयारी करें। आसानी से आप गवर्नमेंट जॉब्स प्राप्त कर सकते हैं या कंपटीशन एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। डूरंड रेखा भारत को किससे जोड़ती है? क्या भारत को भूटान से जोड़ती है, या म्यांमार से जोड़ती है, चीन से जोड़ती है, या अफगानिस्तान से? अपना सही आंसर दोस्तों अफगानिस्तान हो गया है। सन 1896 ईस्वी में। कब दोस्तों? सन 1896 ईस्वी में। सन 1896 ईस्वी में सर डूरंड के द्वारा, सर डूरंड दोस्तों ये एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, ब्रिटिश भारत की बात है। सन 1896 में सर डूरंड के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों ये डूरंड रेखा खींची गई थी। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। डूरंड रेखा के बारे में दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना, जब 1896 में ये रेखा खींची गई थी दोस्तों, तब भारत और अपने अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। लेकिन आपको पता है दोस्तों 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर का दोस्तों जो पश्चिमी एरिया है ना, जिसे अपन पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वह दोस्तों आजकल पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। और ये जो डूरंड रेखा है ना दोस्तों, ये उधर वाले एरिया में आ गई, यानी कि उस पीओके क्षेत्र में आ गई है। तो वर्तमान कंटेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, कि वर्तमान समय में डूरंड रेखा किन दो देशों के अधिकार क्षेत्र में है? तो दोस्तों यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश के अधिकार क्षेत्र में है वर्तमान समय में। लेकिन जब इस रेखा का निर्धारण किया गया था 1896 में सर डूरंड के द्वारा, तब यह रेखा कौन से देशों के बीच में थी? यह भारत और अफगानिस्तान देश के बीच में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, या इसमें यदि और कोई ऑप्शन का क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे भूटान और म्यांमार के बारे में यदि क्वेश्चन पूछा जाए, तो दोस्तों भूटान और म्यांमार के बीच में ऐसी कोई सीमा रेखाएं नहीं है, यानी कोई रेड क्लिफ रेखा नहीं है, मैकमोहन रेखा नहीं है, या डूरंड रेखा नहीं है। भारत और भूटान के बीच तथा भारत और म्यांमार के बीच जो प्राकृतिक सीमा रेखाएं हैं वो ही है दोस्तों प्राकृतिक सीमा रेखाएं। जैसे नदियां आ जाए दोस्तों दोनों देशों के बॉर्डर पर, या हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुछ पर्वत चोटियां आ जाए, तो उन्हीं को दोस्तों निर्धारित माना गया है, या निर्धारक मानक माना गया है। तो भूटान और म्यांमार के बीच तथा भूटान, भारत और म्यांमार के बीच किसी प्रकार की कोई सीमा रेखा नहीं है, और इनके मैत्रीपूर्ण संबंध है। यदि दोस्तों चीन की बात की जाए, तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है दोस्तों मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है भाई? मैकमोहन रेखा। पूछ लिया जाए भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? सन 1914 में खींची गई थी भाई। कब खींची गई थी? 1914 में। 1914 का दोस्तों एक और क्वेश्चन ध्यान रखना आप, 1914 में ही दोस्तों पनामा नहर बनाई गई थी। यदि आपसे पूछ ले जाए
पनामा नहर कब बनाई गई थी? 1914 में। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? 1914 में। क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले जाए, सबसे पहले पनामा नहर का सुझाव किसने दिया था? दोस्तों जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे ना, भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, उन्होंने ही दोस्तों सबसे पहले पनामा नहर का सुझाव दिया था। दोबारा देखो सभी प्रकार के क्वेश्चन। डूरंड रेखा किसको जोड़ती है? भारत को किससे जोड़ती है? डूरंड रेखा भारत को अफगानिस्तान से जोड़ती है। डूरंड रेखा का निर्धारण सर डूरंड द्वारा 1896 में किया गया। भारत और चीन की सीमा का नाम मैकमोहन रेखा है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया। 1914 में ही दोस्तों पनामा नहर बनाई गई। सबसे पहले पनामा नहर का सुझाव हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था, भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था। भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा है। भारत और भूटान के बीच में भी प्राकृतिक सीमा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा को दोस्तों 3 बीघा गलियारा कहते हैं भाई। भारत और बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र क्या कहते हैं? 3 बीघा गलियारा। और भारत और पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र को दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। एक बात ध्यान रखना, बांग्लादेश बनने से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। डग गंगधर उच्च भूमि कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के एग्जाम पेपर के अंदर ये काफी कंफ्यूज पैदा करने वाला क्वेश्चन था। डग गंगधर उच्च भूमि क्या बांगड़ क्षेत्र में है, छप्पन के मैदान में है, दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र में है, या दोस्तों बनास बेसिन में है? सबसे पहले तो आप इन क्षेत्रों की स्थिति देखिए भाई कि ये क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिलों में है। देखिए बांगड़ प्रदेश, दोस्तों बांगड़ प्रदेश जो अर्ध शुष्क मैदानी प्रदेश है ना, उसे दोस्तों बांगड़ कहा जाता है। अरे ये बात समझ में, जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ यानी कि गग्गर बेसिन हो गया, नागौरी उच्च भूमि हो गई, ये जो एरिया है दोस्तों शेखावाटी वाला जो एरिया है, इसी को दोस्तों बांगड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो डग गंगधर भूमि दोस्तों बांगड़ क्षेत्र में तो नहीं है। छप्पन का मैदान दोस्तों प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, वहां पर दोस्तों माही नदी बहती है। तो माही नदी का दोस्तों जो प्रवाह क्षेत्र है, या दोस्तों वहां पर जो 56 नदी नालों का समूह है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मुख्यतः, तो उन 56 नदी नालों के समूह को दोस्तों छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। या माही नदी के द्वारा निर्मित मैदान को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं। तो दोस्तों डग गंगधर उच्च भूमि छप्पन का मैदान भी नहीं है। दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र, इस दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र में दोस्तों राजस्थान के 4 जिले आते हैं, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। तो दोस्तों इन चारों में से जो इनका दक्षिणी भाग है, यानी मुख्य रूप से आ जाएगा दोस्तों इसमें दक्षिणी कोटा राज्य आ जाएगा, या फिर दोस्तों झालावाड़ आ जाएगा। कोटा राज्य का मतलब दोस्तों आज तो ये जिला मुख्यालय हो गया, लेकिन प्राचीन समय में इसे हाड़ा वंश के रूप में राज्य का दर्जा दिया जाता था। जो रियासत होती थी उसी को राज्य कहा जाता था। तो वर्तमान समय के दोस्तों झालावाड़ क्षेत्र की बात कर रहा है कि दक्षिणी हाड़ौती प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आएगा? झालावाड़ आएगा। तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो डग गंगधर उच्च भूमि है ये राजस्थान के दोस्तों झालावाड़ में है भाई। ये राजस्थान के वर्तमान समय में कौन सी जिले में है? झालावाड़ जिले में है। और झालावाड़ जिले को आप दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र कह सकते हैं, क्योंकि हाड़ौती, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, इन चारों जिलों का दोस्तों जो सबसे दक्षिणी भाग है वह झालावाड़ ही है। तो आ गई बात समझ में दोस्तों, अपने क्वेश्चन का सही जवाब मिल गया हमें। डग गंगधर उच्च भूमि कहां पर है? झालावाड़ में। ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र। बनास बेसिन में तो दोस्तों राजस्थान के 6 जिले आ जाएंगे, यानी बनास नदी जिन 6 जिलों में बहती है वो दोस्तों बनास बेसिन के हो जाएंगे। जैसे आपको मैं उदाहरण के लिए बता दूं, बनास नदी खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, फिर आगे की ओर चित्तौड़गढ़ में बहती है, फिर दोस्तों ये मतलब कि भीलवाड़ा जिले में बहती है, टोंक में बहती है, अजमेर में बहती है और सवाई माधोपुर में चली जाती है। तो ये जो एरिया है दोस्तों ये बनास बेसिन का हो जाएगा। ठीक है, बनास बेसिन को राजस्थान में या बनास के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान हो जाता है और एक मेवाड़ का मैदान हो जाता है। जो मेवाड़ का मैदान है दोस्तों राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है, और जो मालपुरा करौली का मैदान है वह टोंक, अजमेर और सवाई माधोपुर में है। क्या कंसेप्ट क्लियर है? एक बार दोबारा देख लीजिए, दोबारा रिवीजन करवा देता हूं। डग गंगधर उच्च भूमि राजस्थान के कौन से जिले में है? झालावाड़ में। ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर क्या होगा? दक्षिणी हाड़ौती क्षेत्र में। बनास बेसिन में बनास प्रवाह के 6 जिले आएंगे। छप्पन के मैदान में माही नदी का प्रवाह क्षेत्र आएगा दक्षिणी राजस्थान में, और बांगड़ में दोस्तों अर्ध शुष्क राजस्थान आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? यह दोस्तों इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन था। बहुत बार दोस्तों जब मैं वीडियो क्लास आपको पढ़ाता हूं, जैसे उदाहरण के लिए मैंने दोस्तों आपको भौतिक प्रदेश पढ़ाए हैं, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में आपको जरूर बताया है मैंने कि सर्प के आकार की पहाड़ी कहां पर है, नाग पहाड़ी कहां पर है, अजमेर में है। इसका आगे और भी दोस्तों मैंने एक बार जिक्र किया था, जैसे जब नदियां पढ़ाई थी मैंने आपको, राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ाया था, तो दोस्तों वहां पर इस पहाड़ी के बारे में जिक्र किया गया है कि जो लूणी नदी है, जिसे आदि खारी आदि मीठी नदी कहते हैं, राजस्थान की अंतः सलीला नदी कहते हैं। अरे ये बात समझ में, उस नदी का उद्गम कहां से होता है, लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो दोस्तों लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। तो इसमें सीधा साधा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में है? क्या अजमेर जिले में है? पहला ही ऑप्शन मिल गया, एकदम राइट आंसर। आगे देखिए उदयपुर, उदयपुर में तो दोस्तों गिरुआ की पहाड़ियां हैं भाई, जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, गिरुआ की पहाड़ी, और राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। जैसे पाली जिले में भी दोस्तों आपको अरावली की पहाड़ियां देखने को मिल जाएगी। जालोर, जालोर में भी दोस्तों आपको अरावली की पहाड़ियां देखने को मिल जाएगी। आगे देखिए अमन ओस बोरो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये एनसीईआरटी आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें क्लास 12th का दोस्तों ये क्वेश्चन है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है। इसमें पूछा जा रहा है कि ज्योग्राफी पुस्तक में जो कृषि प्रदेश है, जो या कृषि ऋतुएं या जो सस्य ऋतुएं हैं या जो फसल ऋतुएं हैं, या फिर दोस्तों जो फसलों का उत्पादन है, कृषि क्षेत्रों का उत्पादन है, उस चैप्टर से दोस्तों ये क्वेश्चन उठाया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये कि अमन, ओस व बोरो ये चावल की फसलें हैं दोस्तों। अमन, ओस और बोरो चावल की फसलें हैं। ये ऐसी फसलें हैं दोस्तों जो एक वर्ष में 3 चावल की फसलें उगाई जाती हैं। उनमें से एक फसल को दोस्तों अमन कहा जाता है, दूसरी फसल को ओस कहा जाता है और तीसरी फसल को बोरो कहा जाता है। आपको पता होगा दोस्तों चावल मुख्यतः खरीफ की फसल है, चावल मुख्यतः खरीफ की फसल है। लेकिन जो अपना भारत का जो दक्षिणी भारत है, जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, वहां दोस्तों रबी की फसल और खरीफ की फसल दोनों के रूप में दोस्तों चावल की खेती की जाती है। और ये ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जहां एक वर्ष में 3 चावल की खेती कर ली जाती है। अतः चावल की खेती को उत्तरी गोलार्ध में तो माना जाता है खरीफ की फसल, और दक्षिणी गोलार्ध में इसे खरीफ तथा रबी दोनों की फसल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे साधारण एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, डायरेक्ट ये नहीं पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में चावल खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, या फिर दक्षिणी गोलार्ध में चावल कौन सी ऋतु की फसल है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले दोस्तों कि चावल किसकी फसल है, खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों आपको आंसर देना है खरीफ की फसल है चावल। समझ गए? यहां देखें अमन, ओस व बोरो ये चावल की फसलें हैं दोस्तों जो एक वर्ष में ही उगाई जाती है तीनों। तो ये पूछ रहा है दोस्तों ये कहां उगाई जाती है? दो जिलों का क्षेत्र दे रखा है कि क्या पश्चिम बंगाल और असम राज्य में उगाई जाती है, पंजाब और हरियाणा में उगाई जाती है, पश्चिम बंगाल और पंजाब में उगाई जाती है, या केरल और तमिलनाडु राज्य में उगाई जाती है। अपना सही आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल और असम, पश्चिम बंगाल और असम। यहां दोस्तों एक वर्ष में चावल की 3 फसलें उगा ली जाती हैं, जिनमें से एक को तो अमन कहा जाता है, एक को ओस कहा जाता है और एक को बोरो कहा जाता है। शॉर्ट रूप में बोल सकते हैं अमन, ओस और बोरो ये तीनों चावल की फसलें हैं जो एक ही वर्ष में उगाई जाती हैं, और ये भारत के मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में उगाई जाती है भाई। तो पश्चिम बंगाल का नजदीकी राज्य है असम, इसलिए दोस्तों यहां पर भी इनका उत्पादन देखने को मिलता है। पंजाब और हरियाणा दोस्तों ये उत्तरी भारत के राज्य हैं, यहाँ चावल की फसल केवल खरीफ ऋतु में देखने को मिलती है। मतलब एक वर्ष में यहाँ पर 3 चावल की फसलें उगाना बहुत ही नामुमकिन है। पश्चिम बंगाल और पंजाब, पश्चिम बंगाल में तो ठीक है, लेकिन दोस्तों जो पंजाब का जोड़ा ये यहाँ गलत हो गया। केरल और तमिलनाडु ये दक्षिण भारत का राज्य है, लेकिन दोस्तों केरल और तमिलनाडु में चावल की उगाई जाने वाली फसलों को दोस्तों अमन, ओस और बोरो के नाम से नहीं जाना जाता। ध्यान रखना, अपने पूरे भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य करता है भाई। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है भाई? पश्चिम बंगाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रेट बैरियर रीफ। जब दोस्तों मैंने आपको महाद्वीप पढ़ाया था तो इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बताया था मैंने आपको कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है। जब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ा रहा था, दुनिया का एक द्वीपीय महाद्वीप पढ़ा रहा था, एक देशीय महाद्वीप पढ़ा रहा था, तो उस महाद्वीप के बारे में दोस्तों आपको मैंने पूरी जानकारी बताई थी कि इस महाद्वीप से पूर्व की ओर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में क्वींसलैंड राज्य के पास में दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध एक प्रवाल भित्ति है,
जिसे दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। और ये लगभग 1900 किलोमीटर लंबी प्रवाल भित्ति है भाई, और ये दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है, दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। तो यहां पूछ क्या रहा आपसे कि ये ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है और विश्व में दोस्तों ये जैव विविधता के लिए जानी जाती है, ये कहां स्थित है? क्या दोस्तों ये ग्रीनलैंड में है, क्या ये ऑस्ट्रेलिया में है, अरब सागर में है, या कैलिफोर्निया में है? दोस्तों अपना सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ कौन से देश में है भाई? ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व में एक इसका प्रांत बनता है दोस्तों, उसका नाम है क्वींसलैंड। क्या नाम है भाई? क्वींसलैंड प्रांत, यहीं पर देखने को आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये जो आपका अरब सागर है, यहाँ जो अरब सागर में दोस्तों जो लक्षद्वीप समूह है, ये परवाल के द्वारा ही निर्मित है भाई। किसके द्वारा निर्मित है? परवाल द्वीप, यानी भारत के अरब सागर में जो द्वीप है मुख्यतः अरब सागर द्वीप, जिसमें लगभग 36 द्वीप हैं, और लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है 1 लाख द्वीप। तो उस लक्षद्वीप का जो 36 द्वीप बने हुए हैं अरब सागर में दोस्तों, वो परवाल के द्वारा ही निर्मित है। एक चीज का जरूर ध्यान रखना भाई लोगों, कि अरब सागर में जो 36 द्वीप है, अपने भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश भी है लक्षद्वीप, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये। तो उस लक्षद्वीप समूह के 36 में से केवल 10 द्वीपों पर ही दोस्तों मानव बसाव है। और यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा द्वीप है, पिटली द्वीप नाम है उसका। उस पिटली द्वीप पर दोस्तों मानव बसाव तो नहीं है, लेकिन वहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य जरूर है। तो ऐसे कंटेंट का आप जरूर ध्यान रखिए। कैलिफोर्निया दोस्तों ये अमेरिका में है, और ग्रीनलैंड दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। पूछ ले जाए कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा इसके बारे में कि ग्रीनलैंड द्वीप पर कौन से देश का अधिकार है? दोस्तों डेनमार्क देश का अधिकार है, और ये डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप हो गया। जो न्यूगिनी द्वीप है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में पड़ता है दोस्तों, ये न्यूगिनी द्वीप, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मध्य अंडमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और उसे मध्य अंडमान के नाम से जाना जाता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है दोस्तों इंडोनेशिया द्वीप समूह है। और यदि आपसे दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों मांजुली द्वीप, जो भारत के असम राज्य में है। कौन से राज्य में है भाई? असम राज्य में है। एक और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मांजुली द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में जब बाढ़ आती है उसके कारण दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा विनाश हो जाता है, बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है। यानी पूरे भारत में यदि बाढ़ के स्तर का ज्यादा लेवल देखा जाए ना, सबसे ज्यादा बाढ़ की परेशानी तो दोस्तों भारत के असम राज्य में आती है। फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया था कि भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ कहां आती है? भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है भाई साहब असम राज्य में, और सबसे ज्यादा बाढ़ लाने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। जबकि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ लेकर आती है कोसी नदी। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाढ़ लेकर आती है दोस्तों, मतलब क्या कि घग्गर नदी, जिसे राजस्थान का शोक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, न्यूगिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, मांजुली दुनिया का, भारत और दुनिया कहीं का भी कह दो आप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो नदी के अंदर बना हुआ द्वीप है, और मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा। यहां देखिए आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है दोस्तों, इसके ऊपर ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है, और दोस्तों ये हो गई आपकी जैसे मान लीजिए कर्क रेखा, और ये इधर हो गई दोस्तों आपकी मकर रेखा। आ रही है बात समझ में दोस्तों? कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में भूमध्य रेखा के दोनों तरफ दोस्तों जो व्यापारिक पवनें चलती हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं अपन। व्यापारिक पवनें दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में तो चलती है ऐसे, इस प्रकार से, उत्तरी गोलार्ध में तो ऐसे चलती है, और दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है ऐसे व्यापारिक पवनें, ये इनकी दिशा होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में तो दोस्तों ये उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ चलती है। व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में तो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर चलती है? ये दोस्तों इधर वाली दिशा हो गई उत्तर पूर्व, तो ये इधर चलेगी, तो ये इधर वाली दिशा हो गई दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा। और आपसे पूछ रहे दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में चलती हैं? तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलती है। देखिए दोस्तों इधर ऐसे जा रही है, इधर,
तो इधर वाली दिशा तो हो गई दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व सॉरी, और दोस्तों ये जिधर जा रही है वो दिशा हो गई उत्तर पश्चिम दिशा। तो पूछ क्या रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा। ये एंगल देख लीजिए दोस्तों, इन चारों निशानों में से कौन सा मिल रहा है, ये एंगल दोस्तों आपको ये मिल गया, ये ऐसा है ना दोस्तों, ये यही एंगल। तो ये दिशा कौन सी हो गई भाई, ये दिशा हो गई दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है भाई, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व। बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। समझ में आया या नहीं आया, दोबारा देख लीजिए। अपनी संपूर्ण पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के दोनों तरफ वर्ष भर दोस्तों व्यापारिक पवनें चलती हैं, और इन व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में तो दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होती है। पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा बताइए, तो ये दिशा बता दीजिए दोस्तों। ये दिशा अपनी ये हो गई दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं है, कौन सी नदी राजस्थान से नहीं निकलती, उस नदी के बारे में बताना है दोस्तों। क्या साबरमती नदी राजस्थान से नहीं निकलती है दोस्तों। इसमें जब आपको फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों, ओरिजिनल क्वेश्चन, उसके हालात ऐसे थे दोस्तों, उसमें 2-3 नदियों के नाम दिए गए थे। जैसे मान लीजिए यहाँ दोस्तों साबरमती नदी दे दी आपको, ठीक है। साबरमती नदी के साथ साथ में जैसे मान लीजिए वाकड़ नदी दे दी भाई आपको। कौन सी नदी दे दी गई, वाकड़ नदी दे दी। जैसे मान लीजिए यहाँ जाखम नदी दे दी, जाखम के साथ में दोस्तों सोम नदी दे दी भाई। कौन सी दे दी भाई, सोम नदी। यहाँ आपको दोस्तों बनास नदी दे रखी है, और बनास नदी के साथ में जैसे मान लीजिए दोस्तों लूणी नदी दे दी गई यहाँ पर। और जैसे दोस्तों यहाँ मान लीजिए काली सिंध नदी है, और काली सिंध नदी के साथ में पार्वती नदी दे दी। ऐसे दोस्तों एक एक नदी और जोड़ दी गई, यानी 3-3 नदियों का समूह दिया गया था ये दोस्तों। इसमें ऑप्शन में 3-3 नदियां थी, और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता, यानी उस युग्म को छाटिए या उस ऑप्शन का चयन कीजिए जिसमें से कोई भी नदी, जिसमें से ऐसी कौन सा युग्म है कि वो नदियां राजस्थान से नहीं निकलती भाई। राजस्थान से नहीं निकलने का मतलब क्या है, चाहे वो राजस्थान में बहाव तो करे, लेकिन वो निकल कर किसी दूसरे राज्य से आए भाई। देखिए ऐसी कौन सी नदियां हैं, साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम भाई साहब उदयपुर जिले से होता है। उदयपुर जिले में झाड़ोल तहसील, उदयपुर जिले में झाड़ोल तहसील। इसी आसपास के क्षेत्र से दोस्तों वाकड़ नदी का उद्गम होता है। वाकड़ मानसी वाकड़ जल सुरंग परियोजना सुनी है ना दोस्तों, जवाई बांध में पेयजल की आपूर्ति बढ़ाती है। अपुआ तंत्र में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया है। यदि आप इनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों अपने अपुआ तंत्र को उठाकर देख लीजिए, किसी भी चैप्टर को। जाखम, जाखम नदी और सोम नदी। जाखम नदी का उद्गम दोस्तों प्रतापगढ़ जिले से होता है भाई। कौन से जिले से, प्रतापगढ़ जिले से। और सोम नदी का उद्गम दोस्तों अपने उदयपुर जिले से होता है। आ रही है बात समझ में। तो प्रतापगढ़ भी राजस्थान में है, उदयपुर भी राजस्थान में, जहां से साबरमती और वाकड़ नदी निकलती है वो स्थान भी राजस्थान में है। बनास और लूणी, बनास नदी का उद्गम भाई साहब खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिले से होता है, तो ये भी राजस्थान में हो गया। लूणी नदी, लूणी नदी का तो उद्गम दोस्तों नाग पहाड़ अजमेर से होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा है। नाग पहाड़ राजस्थान के कौन सी जिले में है, अजमेर जिले में है। इसी नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है भाई, लूणी नदी। मतलब जो शुरू के 3 ऑप्शन है वो तो राजस्थान के हैं, तो सीधी सी बात है 3 समझ में आ गए ना, तो चौथा अपने आप ही हट गया। काली सिंध नदी जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश से निकलती है, पार्वती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। आ रही है बात समझ में। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश में बागली गांव की पहाड़ी से निकलती है, और पार्वती नदी मध्य प्रदेश में सीहोर क्षेत्र से निकलती है। यानी कि ये दोनों ही नदियां अपने मध्य प्रदेश राज्य में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से निकलती है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में नहीं है। काली सिंध और पार्वती नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं होता, ये नदियां मध्य प्रदेश से निकल के आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अमेरिका का जंग का कटोरा किसे कहते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। कई जगह ये क्वेश्चन पूछा था, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं भाई। तो चीनी का कटोरा तो क्यूबा को कहा जाता है भाई। किसे कहा जाता है, क्यूबा देश को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं, भारत में दोस्तों धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य को। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा देश को दोस्तों चीनी का कटोरा कहा जाता है। अपने राजस्थान में भी दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में अन्न का कटोरा किसे कहते हैं। राजस्थान में अन्न का कटोरा दोस्तों श्री गंगानगर जिले को कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर है ना, दोबारा सुन लो। चीनी का कटोरा क्यूबा, भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़, राजस्थान में अन्न का कटोरा दोस्तों श्री गंगानगर जिला। और ये पूछ रहा है अमेरिका देश के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका देश के बारे में, कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा किसे कहते हैं। क्या लोरेन को कहते हैं, गलत आंसर। पीट्सबर्ग एकदम सही आंसर है दोस्तों।
दोस्तों एक तो है पीट्सबर्ग, एक है दोस्तों सेंट पीट्सबर्ग। सेंट पीट्सबर्ग तो है रूस में, और दोस्तों ये एक पीट्सबर्ग है जो अमेरिका में लोहे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो अमेरिका की इस पीट्सबर्ग शहर को अमेरिका का जंग का कटोरा कहा जाता है। बाकी ऑप्शन छोड़ दीजिए, ये एरी दोस्तों आपको एक झील देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। अगला ऑप्शन, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यानी इसके ऑप्शन में ये दिए गए हैं दोस्तों, एक साइड में तो पर्वत दिए गए हैं और एक साइड में दोस्तों जिले का नाम दिया गया है। पूछ रहा है कौन सा पर्वत कौन से जिले में है। पर्वत के नाम के सामने यदि जिला सही है कि ये पर्वत यहां है तो दोस्तों ऑप्शन सही है। लेकिन दोस्तों पर्वत सही है और सामने जिले का नाम गलत है तो अपने को वही छांटना है। पूछ रहा है अगला, कौन सा पर्वत गलत है भाई ऑप्शन के हिसाब से, कि कौन सा पर्वत कौन से जिले में नहीं है, यानी सही युगम नहीं है। जैसे बिलाली पर्वत दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले में है तो ये तो सही है, अपने को छांटना है गलत जो असत्य युगम है वो। जैसे बरवाड़ा अजमेर में, ये दोस्तों एकदम गलत है भाई। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। चौथ का बरवाड़ा कहां पर है भाई? सवाई माधोपुर में, जो राजस्थान में सीसा जस्ता के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। चौथ का बरवाड़ा राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है भाई, जो सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए जाना जाता है। डोरा पर्वत बिल्कुल सही बात है, जालोर में। नागापानी दोस्तों उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आकल, बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। आकल पढ़ा दिया मैंने, चांदन नलकूप, आकलवुड फॉसिल्स पार्क, पीवना सरप, भूगर्भिक जलपट्टी, बालूका स्तूप, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कोई कम से कम 10 बार बताए होंगे जब मैंने भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे। बार बार रिवीजन करवाया था इनको। रिवीजन करवाने का यही उद्देश्य था दोस्तों मेरा, कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, पूछा ही जाता है दोस्तों। अब देख लीजिए आप, फर्स्ट ग्रेड टीचर की एग्जाम में भी पूछ ले गए, चारों पॉइंटों में से एक बात जरूर पूछ ली इसने कि आकल कास्ट जीवाश्म पार्क की आयु बताइए। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क की आयु बताइए दोस्तों। इस आकल वुड फॉसिल्स पार्क, भूगर्भिक जलपट्टी, पीवना सरप, चांदन नलकूप, बालूका स्तूप, इनके बारे में दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखे हैं और बड़े वीडियो भी बना रखे हैं। इसलिए यदि आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं दोस्तों तो आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं डिटेल से ही पढ़ूं तो दोस्तों आप अपना बड़ा वीडियो भी जरूर देख सकते हैं। तो पूछ रहा है आकल कास्ट जीवाश्म पार्क की आयु बताइए। क्या 12 करोड़ वर्ष है? गलत। 18 करोड़ वर्ष एकदम राइट आंसर भाई। आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में है भाई। और यहाँ पर आज से 18 करोड़ वर्ष पुराने लकड़ी के अवशेष मिले हैं भाई। पुरानी लकड़ी मिली है अपने को, जिसे कास्ट जीवाश्म पार्क कहा जाता है। कास्ट यानी दोस्तों लकड़ी, कास्ट यानी लकड़ी के अवशेष मिले हैं जिसे कास्ट जीवाश्म पार्क कहा जाता है। और ये जैसलमेर के आकल गांव में है भाई। तो पूछ रहा है कि आकल कास्ट जीवाश्म पार्क की आयु बताइए। आज से दोस्तों 18 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। 38 लाख और 6 करोड़, ये गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन भाई साहब। स्थानांतरित कृषि के बारे में कौन सा युग्म गलत है या कौन सा ऑप्शन असत्य है? स्थानांतरित कृषि क्या होती है भाई? जो जीवन निर्वाह कृषि होती है ना, जो परिवार के भरण पोषण के लिए ही की जाती है, उसी का दोस्तों एक प्रकार देखने को मिलेगा आपको, स्थानांतरित कृषि। ऐसी कृषि जिसे दोस्तों स्थान बदल बदल के बोया जाए उसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसे दोस्तों काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं, बुश फैलो कृषि भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो स्थानांतरित कृषि पद्धति है ये दुनिया की सबसे प्राचीन कृषि पद्धति मानी जाती है। पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे प्राचीन कृषि पद्धति कौन सी है तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि पद्धति संसार की सबसे प्राचीन कृषि पद्धति मानी जाती है। इस कृषि में दोस्तों होता क्या है, ये कृषि मुख्य रूप से दोस्तों आदिवासियों के द्वारा की जाती है, या किसी भी देश के जो मूल निवासी होते हैं ना दोस्तों, मूल निवासी का मतलब आदिवासी, जो प्राचीन समय से रह रहे हैं, जिनका ये देश दोस्तों मूल रूप से है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके द्वारा दोस्तों ये कृषि कार्य किया जाता है। और इस जाति के लोग या आदिवासी समाज के लोग दोस्तों दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, यानी घने जंगलों में रहते हैं, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, ज्यादातर दोस्तों ये जंगलों वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो ये अपना भरण पोषण करने के लिए दोस्तों जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं, राख को बिखेरते हैं, उसमें दोस्तों बीज बोते हैं और उसी से दोस्तों फसल का उत्पादन लिया जाता है। 3-4 वर्ष तक दोस्तों ये लोग वहां पर खेती करते हैं, जब तक कि उस जमीन में उसकी उपजाऊ क्षमता कम नहीं हो जाती। जैसे ही दोस्तों इस जमीन में उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है, या उपजाऊ क्षमता की या उर्वरक क्षमता की कमी हो जाती है, तो ये लोग दोस्तों कुछ समय के लिए उस स्थान को छोड़ देते हैं और दोस्तों दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।
दूसरे स्थान पर जाने के बाद में वही प्रक्रिया दोबारा दोहराई जाती है दोस्तों। जंगलों को काटा जाता है, जलाया जाता है, राख और बीजों को बिखेरा जाता है और खेती का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों ये चक्कर में चलते रहते हैं। फिर वापस कुछ सालों बाद में क्या होता है दोस्तों, जो पहला वाला स्थान जो छोड़ा गया ना, उसकी प्राकृतिक उर्वरक क्षमता अपने आप आ जाती है। जब जमीन को अपन पड़त छोड़ देते हैं ना दोस्तों, तो जमीन में पोषक तत्व वापस बन जाते हैं, मृदा के अंदर प्राकृतिक उर्वरक क्षमता वापस आ जाती है और खेती के उत्पादन के लिए वापस बन जाती है। इसीलिए तो दोस्तों आपने भी मतलब पड़त छोड़ दी जाती है जमीन को, कहते हैं ना कि पड़ती भूमि छोड़ दी गई या पड़त भूमि छोड़ दी गई। तो ऐसी कृषि को दोस्तों स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में दोस्तों स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। जैसे भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों स्थानांतरित कृषि पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। दुनिया के अनेक देशों ने दोस्तों इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है दोस्तों, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसका जो मुख्य कारण माना जा रहा है दोस्तों, वो जंगलों को जलाने के कारण दोस्तों CO2 मीथेन ऐसी गैसों की दोस्तों वायुमंडल में वृद्धि होती है और इससे दोस्तों अपना जो ओजोन छिद्र है वो बढ़ता जाता है दोस्तों, ओजोन परत नष्ट होती जाती है। ओजोन परत जैसे ही नष्ट होगी दोस्तों, उससे क्या होगा, अपने इस धरातल के ऊपर अनेक बीमारियां फैल जाएगी, त्वचा जैसे रोग फैल जाएंगे, कैंसर जैसी बीमारियां फैल जाएगी। तो दोस्तों जो भूमंडलीय तापन है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका मुख्य कारण एक तो दोस्तों ये जलाने के कारण, जंगलों को काटने के कारण, जंगलों को जलाने के कारण, लकड़ी को जलाने के कारण, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण, और दोस्तों जो अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ जीवन जिया जाता है, जैसे जिनमें से एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इनके द्वारा दोस्तों जो CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC और HFC गैस निकलती है दोस्तों, इनको समाप्त करने के लिए या इनसे ये जो गैसें निकलती है ना, इसी से दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग से दोस्तों एक तो पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है, एक मानव के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात दोस्तों, जो हिम जल है वो तीव्रता से पिघलने लग जाता है दोस्तों, तो तीव्रता से पिघलने लग जाता है तो दोस्तों ये नदियों के द्वारा बहता हुआ मतलब महासागरों में चला जाता है। महासागर के जल स्तर को दोस्तों ये बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे दोस्तों महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा, तो महासागरों के जो तटवर्ती क्षेत्र के जो शहर ना दोस्तों, जो बड़े बड़े नगर वो दोस्तों पानी में डूब जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों मालदीव देश को दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग से। आपसे पूछ ले जाइए कि ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा या बढ़ते भूमंडलीय तापन के कारण दुनिया के कौन से देश को सबसे ज्यादा खतरा है? दोस्तों मालदीव देश को सबसे ज्यादा खतरा है। यदि भूमंडलीय तापन ऐसा ही बढ़ता रहा, समुद्र का जल स्तर ऊंचा आ जाएगा, तो ऐसे मान लीजिए दोस्तों मालदीव ज्यादातर पानी के अंदर डूब जाएगा या पानी के अंदर अवतरण हो जाएगा, समा जाएगा। तो इस कृषि के बारे में पूछ रहा है, स्थानांतरित कृषि के बारे में कौन सा गलत है भाई? स्थानांतरित कृषि को दोस्तों अनेक भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के भी अनेक राज्यों में इसे अलग अलग नामों से पढ़ते हैं, दुनिया के अनेक देशों में इसे दोस्तों अलग अलग नामों से पढ़ते हैं। जैसे झूमिंग कृषि भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मुख्य रूप से इसे झूम कृषि या झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो ये तो एकदम सही बात है भाई कि भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमराई। दोस्तों वेनेजुएला देश में दोस्तों इसे तुमराई नहीं कहा जाता भाई, तुमराई तो दोस्तों इसे थाईलैंड में कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछने जाए कि स्थानांतरित कृषि को तुमराई के नाम से किस देश में जाना जाता है? तुमराई के नाम से भाई थाईलैंड देश में जाना जाता है। ये वेनेजुएला क्या है? वेनेजुएला दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जहां पर मुख्यतः ब्राजील देश है, और ब्राजील में दोस्तों स्थानांतरित कृषि को रोको कृषि कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? रोको कृषि। मिल्पा मैक्सिको एकदम सही आंसर है। अमेरिका महाद्वीप के मेक्सिको देश में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और इंडोनेशिया देश में दोस्तों इसे लेडांग या लदांग कृषि के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। तो अपना आंसर क्या है? स्थानांतरित कृषि के बारे में गलत क्या है? स्थानांतरित कृषि के बारे में गलत ये है भाई, ये अपना सही आंसर हो गया कि वेनेजुएला में इसे तुमराई के नाम से नहीं जाना जाता। तुमराई के नाम से तो दोस्तों थाईलैंड देश में जाना जाता है, मिल्पा के नाम से मैक्सिको में, लेडांग के नाम से इंडोनेशिया में, और भारत में दोस्तों इसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। कृषि के बारे में एक और ध्यान रखना दोस्तों कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? ये बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं दोस्तों कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, या कृषि कार्य के साथ साथ जो पशुपालन की क्रिया की जाती है दोस्तों, उसी को मतलब कि मत्स्य पालन के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका देश में दोस्तों गेहूं की खेती के साथ साथ गोपालन कर लिया जाता है। आगे ही बात समझ में, तो ये मिश्रित कृषि का उदाहरण हो गया। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी, जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की जो एग्जाम लगी है, उसमें दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए थे। उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की दोस्तों मैंने आपके सामने जानकारी रखी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, या आपको ऐसा फील भी हुआ होगा दोस्तों कि ये आंकड़े मेरे परीक्षा में काम में आ सकते हैं, या दोस्तों इन आंकड़ों को पढ़ने से आपके ये नॉलेज हुआ होगा
कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों थोड़े हार्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, जिनको दोस्तों मैंने आपके सामने रखे नहीं, क्योंकि आप दोस्तों सामान्य कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने दोस्तों आपके सामने इस प्रकार के ये क्वेश्चंस रखे हैं। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है, आपको लगता है कि मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूं वो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में निर्णायक साबित हो सकते हैं, तो दोस्तों अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर, यानी एनसीबी एजुकेशन हब YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद दोस्तों, राम राम सा।